Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. तो दोस्तों ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट पहले ही अपलोड किए हुए हैं। चैप्टर का नाम है हमारा राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में अधिकार। अब दोस्तों इस चैप्टर के अंदर हम और डीपली जाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे राइट्स हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा आर्टिकल आता है वो राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन है। आज भी भारत के अंदर रोजगार की कमी इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि अब छोटे बच्चों को काम करना पड़ जाता है, तो इसीलिए इन अधिकारों को बहुत सोच समझ कर रखा गया है। राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन आर्टिकल नंबर 23 और 24 का रिलेशन डायरेक्टली हमारा कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर मतलब राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन से। अगर किसी भी प्रकार के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी बच्चे के साथ कैसा भी शोषण हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में इस राइट्स को बनाया गया है। अब अगर आर्टिकल नंबर 23 की बात कर ले दोस्तों, तो इसका मतलब ये है आर्टिकल नंबर 23 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर के बिल्कुल अगेंस्ट है। अगर आप किसी भी बच्चे के साथ फोर्स्ड लेबर कर रहे हैं या आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब आप किसी भी मनुष्य को या भिखारी को या मजदूर को या किसी श्रमिक को अगर आप पूरी तरीके से बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आप किसी भी व्यक्ति को फोर्स्ड लेबर दे रहे हैं, इट मीन्स मान लीजिए चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो, अगर आप कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी काम कर रहा है, मान लीजिए कि आपके टाइम का शेड्यूल है कि आप सुबह 8 बजे ऑफिस जाएंगे और 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, तो दोस्तों ये एक शेड्यूल है। इसके हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या यहाँ की मैं कहूँ कि प्राइवेट कंपनी जो होती है पैसे देती है। लेकिन दोस्तों अगर 5 बजे के बाद भी अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मतलब वो व्यक्ति कहता है नहीं आज आपको 10 बजे तक काम करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये फोर्स लेबर हो गया। अगर आपको 10 बजे तक काम करवाया जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा पे दी जाएगी। अगर आपका मन है तो आप करें, वरना इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ज़बरदस्ती करें। एग्जाम्पल आप भारत के मतलब एग्जाम्पल आप भारतीय जॉब का भी ले सकते हैं। अगर आपकी जॉब की टाइमिंग जो है फिक्स टाइम, तो उसी फिक्स टाइम पे ही आप काम करते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको ओवर पे, ओटी जिसे बोला जाता है, ओवर टाइम, वो दिया जाता है ना। लेकिन दोस्तों अगर आज से कुछ 50 साल पहले जाए तो इजिप्ट के टाइम पीरियड पे उन मजदूरों को खरीदा और बेचा जाता था और उन व्यक्तियों से 24 घंटे काम करवाया जाता था, जो सोचिए कितना ज़्यादा इनलीगल था। इसीलिए आज की डेट में आप किसी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को नहीं कर सकते, ना ही तो आप किसी व्यक्ति को या किसी महिला को खरीद और बेच सकते हैं सामान की तरह, है ना। इस फिल्म के अंदर यही हुआ था, आप समझ सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी महिला को प्रोसिक्यूशन के काम में, जिसे अब देह व्यापार बोलते हैं, वैश्यावृत्ति बोलते हैं, उसमें ज़बरदस्ती ढकेल नहीं सकते हैं। साथ में आप आज की डेट में किसी भी महिला को खरीद कर अपनी देवदासी नहीं बना सकते हैं, या आप किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते हो खरीद के, है ना। तो ये चीज़ें दोस्तों जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिल्कुल अगेंस्ट में है और आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। अब बात करते हैं उसी का पार्ट कि बंधुआ मजदूर दोस्तों असल में होते क्या है। मतलब अगर इजिप्ट के टाइम पीरियड की बात करी जाती थी तो क्या उनको पैसे दिए जाते थे? नहीं। बंधुआ मजदूर का मतलब हो गया बिना श्रम के पैसे देना, जो बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी से काम करवाते हैं, चाहे कैसा भी काम करवा रहे हैं, तो आपको पूरी तरीके से उसको कुछ ना कुछ पे देना ही पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों आप बांडिया के साथ अगर आपने चुपके मूवी देखी होगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉन्ड लेबर का ही काम कर रहा था। ये इसको कोई पे नहीं मिलती थी, लेकिन बाद में इसको भी काम पे रख लिया गया था क्योंकि पता है कि बॉन्ड लेबर जो है बैन हो चुकी है। तो स्टेप हैज़ बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू स्टॉप दीज एक्ट। अब दोस्तों बंधुआ मजदूर को ख़त्म करने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप लिए। 1956 में स्टेप लिया, 1976 में, फिर 1976 के अंदर। तो यहाँ पे इक्वल लेबर फॉर इक्वल चार्ज, मतलब यहाँ पे बोला गया अगर कोई भी लेबर जो भी काम कर रहा है, मान लीजिए आपके घर के अंदर कोई मिस्त्री आता है और वो घर बनाने के 500 रुपये लेता है, तो दूसरा मिस्त्री घर बनाने के 1000 रुपये नहीं लेगा, क्योंकि ये इक्वल चार्ज है जो सभी को देने ही पड़ते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है और आप बंधुआ मजदूरी किसी से भी नहीं करवा सकते हैं। साथ में अगर आर्टिकल नंबर 24 की बात करी जाए तो कारखानों में बाल श्रम अधिकार अधिपर निवेश,
मतलब अगर किसी भी बच्चे से आप काम करवा रहे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे से, 14 वर्ष की वायु का कम का बच्चा, अगर आप किसी से कारखाने में काम करवा रहे हैं तो पूरी तरीके से बैन है। ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो टीवी की एड शोज में भी आते हैं, लेकिन दोस्तों क्या वो हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं? नहीं। क्या उनसे उनकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आर्टिकल नंबर 24 जो है वो पूरी तरीके से बच्चों को हाई टेम्परेचर में या ऐसी जगह पे काम करने से मना करता है जहाँ पे उनकी फिजिकली या मेंटली जो हेल्थ होती है वो ख़राब हो सके। इसमें बहुत सारे प्रावधान ये है कि मतलब कुछ हर्जाने भी हैं, लेकिन उतना डीपली आपको पढ़ना नहीं है। चाइल्ड लेबर एक्ट रिफॉर्म 1986 में आया था, जिससे बच्चों को कारखानों में या हाई टेम्परेचर में काम करने से मना किया गया। अब बात कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेकर 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 25 यही बोलता है कि आप किसी भी धर्म को प्रचार करने का या उसको प्रोपोगेंडा करने का, या मैं बोल सकता हूँ प्रोफेस करने का आपको अधिकार है। आप कोई सा भी धर्म अपनाइए और आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 बोलता है कि आप किसी भी धर्म से रिलेटेड कामकाज को आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं, उसका आपको स्वतंत्रता है। आप कोई भी मंदिर खोलिए, आप किसी भी स्टॉल पे लगाइए, आप कोई भी अनाउंसमेंट दीजिए, या आप मान लीजिए कि आपको भंडारा करना है धर्म के नाम पे, आपको पानी बांटना है धर्म के नाम पे, तो आपको मना नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 27 बताता यही है कि आप अगर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन वाले प्लेसेस को चला रहे हैं तो उनकी प्रमोशन के लिए आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप अभी रिसेंटली कोई प्रोग्राम होगा, अगर रिसेंटली इंडिया के अंदर मान लीजिए शिवरात्रि है। अब शिवरात्रि के लिए अगर आपको दोस्तों शिवरात्रि के लिए कोई बहुत बड़ा पंडाल लगाना है या बहुत बड़ा बैनर छाप के कहीं लगाना है, तो अगर किसी भी टैक्स वाले प्लेसेस पे आप लगाओगे तो आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि धर्म का मामला है। आर्टिकल नंबर 27 के ही अंदर दोस्तों कुछ संस्थान ऐसे हैं, ओहो ये गलत हो गया है, ये आर्टिकल नंबर 27 है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 28 की। आर्टिकल नंबर 228 में ये बोला गया टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दोस्तों जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो खुद के दम पे स्कूल चला रहे हैं, उसके अंदर भी आप किसी पर्टिकुलर धर्म की एजुकेशन देने के लिए कैपेबल हैं। लेकिन जो दोस्तों स्टेट से पैसे देने वाले स्कूल हैं या सेंट्रल से पैसे देने वाले स्कूल हैं, उन स्कूल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर धर्म के सिलेबस को आप नहीं पढ़ा सकते, ये मना है। मतलब आप दिल्ली के स्कूलों के अंदर देखेंगे तो संस्कृत कोई धर्म नहीं है, लेकिन संस्कृत एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके साथ ही मान लीजिए कि आपने अलग से ही कोई ऐसा सिलेबस निकाल दिया, अगर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आप गणेश भगवान के बारे में पढ़ा रहे हैं, या आप किसी मतलब मैं एक स्पेशल धर्म के बारे में बताना चाहता, या आप भोले के बारे में पढ़ा रहे हैं, उनके इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर आप किसी स्पेशल धर्म को पढ़ाने के फोकस पे ना देखते हुए, अगर वो स्टेट से फंड उनको मिल रहा है या सेंट्रल से फंड उनको मिल रहा है, तो किसी स्पेशल एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे वो। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा देश सेकुलर है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 से 30 के बीच में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का मतलब हो गया कुछ ऐसे माइनॉरिटीज़ लोग होते हैं जिनकी संख्या भारत के अंदर कम है, इसलिए आर्टिकल नंबर 29 ये बोलता है कि उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, और वो कुछ भी कर सकते हैं। अपनी भाषा को बोल सकते हैं, अपनी लिपि को लिख के रख सकते हैं, या अपनी संस्कृति बनाए रखने के लिए, अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए अपने कस्टम को फॉलो कर सकते हैं, जो आज के बहुत सारे मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा ऐसे इलाकों में कुछ ऐसी सभ्यताएं बची हुई है। आर्टिकल नंबर 32, अगर आप अपने टाइप के सिस्टम को फैलाना चाहते हैं, अपनी भाषा को फैलाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को फैलाना चाहते हैं, अपनी लिपि को फैलाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप उस प्रकार का शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं जिसमें आप इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे। अब दोस्तों आर्टिकल नंबर 31 तो रहा नहीं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 31 एक संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था।
दोस्तों यहाँ पे 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसके लिए 44 संशोधन करा गया था संविधान के अंदर, और जिससे प्रॉपर्टी का अधिकार हटाया गया था। अब प्रॉपर्टी का अधिकार दोस्तों एक कानूनी अधिकार बन चुका है। और दोस्तों इसे किस लॉ में लाया गया, मतलब अगर आर्टिकल नंबर जो था इसका पहले 31 था और 44 संशोधन करने के बाद अब इसे कौन से आर्टिकल में लाया गया है, कमेंट जरूर करिएगा। अब राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 रहा नहीं। आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों पूरी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ के बनाया था। सिंपल शब्दों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बताया था ये अधिकार जो है हमारे संविधान की आत्मा है। 1 मार्क्स का यूपीएससी के पेपर में और सीजीएल के पेपर में जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन होती है उन तक में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है। ये पेपर में टीचर्स आपसे ज़रूर पूछेंगे। हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिल और आत्मा दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि मान लीजिए कि आपके जितने भी अधिकार हैं अगर वो खराब हो रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप उन सभी अधिकारों के लिए आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और आप उनका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जब जाओगे तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 का इस्तेमाल करके आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों एक याचिका दायर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरा ये जो कानून है इसका उल्लंघन हो रहा है और मुझे अधिकार भारतीय संविधान नहीं दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। अभी वीडियो का पार्ट जो है लास्ट बाकी है, ये वीडियो का तीसरा पार्ट था। आर्टिकल नंबर 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी आर्टिकल नंबर 32 को और डीपली जानना चाहते हैं तो चौथा पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है और हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द 4th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।